हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था फजान्स रूल एंड VSEPR थ्योरी हमने डिस्कस किया था और किया था हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप अपना डाउट अभी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड एंगल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका इसमें से आता ही आता है। क्लियर है? तो स्किप नहीं करना है इस चैप्टर को, तो आपको स्किप ही नहीं करना है बिल्कुल आप, और हर टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं है हाइब्रिडाइजेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि VBT इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में हर एक टॉपिक आपको आने चाहिए। स्पेशली जो जो टॉपिक मैंने करवाए हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर को देखकर ही बनाए हैं कि कौन से टॉपिक आपके पूछे गए हैं। तो पूरा ही चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर प्रीवियस ईयर में हर एक टॉपिक से एटलीस्ट आप मान के चल सकते हैं कि मतलब 8-8 क्वेश्चन 9-9 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछा गया है। तो ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बॉन्ड एंगल, जिसे बोलते हैं आई थिंक हिंदी में बंधन कोण। बॉन्ड एंगल, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो बॉन्ड होते हैं स्पेशली फॉर कोवलेंट बॉन्ड, उनके बीच में जो एंगल होता है, जैसे अगर हम बात करें अमोनिया की, तो इनके बीच में एंगल होगा। इन बॉन्ड्स के बीच में क्या होता है? एंगल। इसी को कहते हैं बॉन्ड एंगल। आज हम यही निकालना सीखेंगे कि बॉन्ड एंगल निकालते कैसे हैं। और अगर आपको ऐसे कई सारे दे दिए जाएं तो उनमें बताना है कि आपको किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है और किसका कम। तो इसको समझने के लिए, बॉन्ड एंगल को समझने के लिए हम उसके पहले कुछ रूल्स लिख लेते हैं ताकि आप उसका बॉन्ड एंगल ईजिली फाइंड आउट कर सकें। क्लियर है? चलिए रूल लिखते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम होगा, जैसे कि अमोनिया में बताया, अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या होगा? नाइट्रोजन। तो उस नाइट्रोजन का सबसे पहले आपको क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यानी कि वो sp है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। आपको sp का पता है, हमने किया था ना इस टाइप का sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना, दोनों के बीच का, ये होता है 180 डिग्री। लीनियर होता है क्योंकि, इसलिए सबसे ज़्यादा एंगल किसका होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि होता है आपका 180। sp2 की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 120 डिग्री, एंड sp3 की अगर बात करें तो ये होता है 109 डिग्री। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा sp की होती है, देन sp2 की, देन sp3 की। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो ये है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ रहे होंगे, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट संकरण। ठीक है, आपको जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंटर में होता है, उसका क्या निकालना है? संकरण निकालना है कि वो sp है, sp2 है या sp3 है। चलो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन मान लो सेम आ जाए, आपको जितने भी एटम्स दिए गए हैं या मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उनके क्या हो जाए? सेंट्रल एटम नहीं, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए। सबकी sp3 निकल आए या सबकी sp2 निकल आए, तो कैसे पता करेंगे किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई तो आप देखेंगे लोन पेयर ऑन central atom।
जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पे, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बंधन कोण आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आई? जैसे H2O की बात करें, ठीक है, इसका होता है ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 2 पॉइंट हो गए। फर्स्टली आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, नेक्स्ट आप लोन पेयर देखेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गई, मान लो लोन पेयर भी सेम हो गए, तब क्या करेंगे? तब 2 कंडीशन है, आप उन 2 कंडीशंस को देखेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? अगर आपका सेंट्रल एटम जो है वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। सेंट्रल एटम क्या हो जाए, डिफरेंट, एंड सराउंडिंग एटम जो हों सराउंडिंग एटम जो होंगे वो क्या हो जाए, आपके सेम हो जाए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाए, सराउंडिंग एटम क्या हो जाए, सेम। तो आप सेंट्रल एटम की क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम की क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? ये हुआ थर्ड का ए पॉइंट। अब इसी का बी पॉइंट देखेंगे। अगर सेंट्रल एटम क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, सॉरी सेम हो जाए, और क्या हो जाए, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हो जाए, तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। आप किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, अब जो डिफरेंट है, यानी कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे किसकी, सराउंडिंग एटम की। सराउंडिंग एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक को याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल 2 कंडीशन में ज़्यादा होगी। एक तो हाइब्रिडाइजेशन देख के आप उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा निकालेंगे, दूसरा उसका बॉन्ड एंगल कब ज़्यादा होगा, जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और कम कब होगा, जब लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। 2 कंडीशन में बढ़ेगा, 2 कंडीशन में कम होगा। क्लियर है? अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको बताना है बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा। क्लियर है? किसका ज़्यादा होगा। चलो पहला रूल क्या था, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना, तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप चारों रूल लगाओ, ठीक है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है। आप अगर सेकंड रूल देखें, सेकंड रूल क्या था, लोन पेयर का था, यहाँ पे लोन पेयर कुछ भी नहीं है तो सेकंड हमें लगाना नहीं है। थर्ड देखेंगे अगर आप, तो उसमें क्या था, थर्ड में
सेंट्रल एटम क्या होने चाहिए आपके, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम भी डिफरेंट हैं, सराउंडिंग एटम्स भी डिफरेंट हैं, यानी थर्ड फोर्थ कंडीशन भी आपकी नहीं लगेगी। तो सिंपल सा है कि फर्स्ट कंडीशन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल सा फॉर्मूला था BeCl2 का अगर हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है ना बेरिलियम का, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। प्लस में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, मोनोवैलेंट एटम है तो प्लस में 2 मोनोवैलेंट एटम, यानी 4 1/2 यानी कि 2 आ गया, यानी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp। नेक्स्ट निकालेंगे BeCl3 का 1/2, इसका क्या होता है 5 एटॉमिक नंबर यानी 2 and 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3 यानी कि 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 6 यानी कि आ गया आपका sp2। नेक्स्ट हम Z निकालेंगे किसका CCl4, सेंट्रल एटम जो नंबर में कम हो, एक है कार्बन, यहाँ बोरोन एक है, यहाँ बेरिलियम एक है, तो सेंट्रल एटम हो गए ये। तो कार्बन का कितना हो जाएगा वैलेंसी 4 प्लस सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4 यानी कि 8 यानी कि 4 sp3। तो इसकी आ गई आपके पास sp2 एंड sp3। तो फर्स्ट रूल ही हमने किया था कि sp में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है दैन sp2 में दैन sp3 में, 180 120 एंड 109। क्लियर है? तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन है 2 and 3। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या निकालेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ही निकाल कर देखेंगे आप। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन का क्या होता है आपका 7 यानी कि 5। ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट एटम है नहीं है, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम होते हैं आपके हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो होते हैं मोनोवैलेंट एटम। क्लियर है? अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि -1, नेगेटिव चार्ज होता तो +1। 1/2 4 हो जाएगा एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन sp। नेक्स्ट NO2 माइनस की निकालेंगे 1/2, नाइट्रोजन अगेन 5, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1, 5 1 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 यानी कि sp2। ये sp2 किसका ज़्यादा होगा sp का। क्लियर है? सिंपली ऐसे ही बॉन्ड एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं CH4 NH3 एंड H2O। अगेन आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 1/2, कार्बन का 4, मोनोवैलेंट एटम 4 यानी 8 डिवाइड बाई 2 4 sp3। अगेन Z निकालेंगे 1/2, इसका नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है 3, ये हो गया 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 4 sp3। ये दोनों सेम हो गए। चलो थर्ड निकाल के देख लेते हैं एक बार। 1/2 ऑक्सीजन इज़ अ सेंट्रल एटम, कितना होता है ऑक्सीजन का 8 यानी कि वैलेंसी हो गई 6 + 2, हाइड्रोजन इज़ मोनोवैलेंट 6 to 8 डिवाइड बाय 4 यानी कि sp3। हाइब्रिडाइजेशन हो गई सेम। तो कैसे पता करेंगे? फर्स्ट जो रूल था वो तो आपका कैंसिल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन देके जो फाइंड आउट करते हैं। सेकंड हम देख लेते हैं लोन पेयर देखते हैं। देखो इसमें कितने हैं 4, जेड की वैल्यू क्या है 4, हाइड्रोजन कितने लगे हैं 4, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो लोन पेयर 0, जेड की वैल्यू 4 थी, 4 हाइड्रोजन के संग क्या बना लिए उसने बॉन्ड बना लिए, इस टाइप का होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब इसमें जेड की वैल्यू है 4, लेकिन सराउंडिंग हाइड्रोजन कितने हैं 3, यानी लोन पेयर कितना बच गया 1। 3 तो बॉन्ड बना लेगा और 1 बच जाएगा लोन पेयर। H2O को देखते हैं, इसमें कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यानी 2 बॉन्ड बना लिया और 2 बच गए आपके पास लोन पेयर। क्लियर है? 0 1 2। अब लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इसका लोन पेयर ज़्यादा है यानी बॉन्ड एंगल कम हो गया, इसमें लोन पेयर है ही नहीं यानी बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा देन इसका ज़्यादा देन दिस वन। क्लियर हो गया बात? सबसे ज़्यादा CH4 देन अमोनिया देन वाटर H2O। क्लियर है? पहला रूल फेल होते ही आपको दूसरा रूल ट्राई करना है, दूसरा फेल होते ही तीसरा देखना है। क्लियर है? क्वेश्चंस इजी हैं, आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब ये वाला क्वेश्चन, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। क्या आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फर्स्ट रूल लगाएंगे? सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे सराउंडिंग एटम सबके सेम है, H3 H3 H3, सभी जो एटम है वो हाइड्रोजन से सराउंडेड हैं, यानी हाइड्रोजन सबके 3 हैं, 3 से ही सराउंडेड हैं। आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, ये है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड दिस वन Sb। तो आपको सिंपल सी बात समझ आ गई होगी कि इसमें पहला और दूसरा तो आप लगाएंगे तो भी सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, दोनों सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी, लोन पेयर भी सेम आएंगे आपके। क्लियर है? तो आप सीधे थर्ड रूल पे आ जाओ। थर्ड रूल क्या था? सेंट्रल एटम डिफरेंट, सराउंडिंग एटम सेम। तो आप सेंट्रल एटम की क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। अब आपको पता है कि आप जब ये एक ही ग्रुप के हैं ना सारे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये एक ही ग्रुप के हैं सारे, और आपको पता है डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन Sb। तो नाइट्रोजन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक। बात समझ आए? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन ही होगा ना, तो बस यही सीरीज, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगेन देखो, इसमें सराउंडिंग एटम सेम है सबके, H2 H2 H2। आपका चेंज है तो सेंट्रल एटम डिफरेंट है। ये भी एक ही ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही है, देन उसका सल्फर है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और लास्ट वन। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब देखिए इसमें सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम क्या है? सेम। डिफरेंट क्या है आपका? सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो सिंपल से आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम, जस्ट अपोजिट हो जाएगा पहले वाले के। ठीक है, अब आपको पता है फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका क्या है? फ्लोरीन, यानी इसका बॉन्ड एंगल तो सबसे कम इसका होगा। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। क्लियर है इतनी बात? तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में। इतने ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड हर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, हर एक टाइप का करा दिया। हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम पे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आया, ना ही इससे कोई टफ आया बॉन्ड एंगल पर। क्लियर है इतनी बात?
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे डाउट बता सकते हैं अपनी। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। अब आपका क्या टॉपिक रह गया है मेनली? अब आपका रह गया MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बाद आप करेंगे इसमें वैन डर वाल्स फोर्स एंड लंदन फोर्सेस, वही सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे सारा डाइपोल मूवमेंट, आयन डाइपोल, इस टाइप का सारा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं पूछने वाला, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे भी। ठीक है, MOT तो आपका इम्पॉर्टेंट है। एंड आपसे पूछा जाएगा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट, जो कि आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। डाइपोल मूवमेंट निकालनी होती है, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। तो बस आपका यही टॉपिक रह गए हैं 3-4, तो 3-4 टॉपिक यानी उतने ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? जिसमें आप अल्केन, आइसोमेरिज्म, अल्कीन, ये सब पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।